नमस्ते बच्चों। हाँ देखो, आज अपना टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालना। ठीक है, जब हमें तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया हो और उस तत्वों से मिलकर के जो यौगिक बनता है उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र निकालना है, तो हम उसको आज पढ़ेंगे कि किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र प्रतिशत संगठन की सहायता से कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि किसी भी यौगिक में तत्वों का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए तुम लोगों को समझाया था, उसमें कुछ उदाहरण वगैरह तुम लोगों को बताए थे कि जी सॉल्व करना। ठीक है, तो वो शायद पिछला वर्ग तुम लोग करते जा रहे होगे और तत्वों के परमाणु क्रमांक को भार भी याद करते जा रहे होगे। ठीक है, सभी करते जाना, पिछली वीडियो देखते जाना। जिनके पास अभी नोट्स नहीं है तो जो हमने ग्रुप में डाले हैं वो अभी लिखते जाएं। ठीक है, और हाँ एक और चीज तुम लोगों से कहने वाले हैं कि जल्दी 1-2 दिन में तुम लोगों को हम जूम ऐप पर पढ़ाएंगे, तो जूम डाउनलोड करके रख लें सभी, जूम ऐप। तो वो ग्रुप पर हम तुम लोगों को सूचना दे देंगे कि इस दिन से पढ़ा रहे और टाइम इसका रहेगा, लगभग सुबह का टाइम रहेगा, वही 7-7:30 बजे से सुबह टाइम में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लाइव पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे तो थोड़ा कोर्स आगे बढ़ेगा और थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, तो वो तुम लोगों को सूचना दे दी जाएगी ग्रुप में, तो उसके अनुसार वो जैसे जूम पर पढ़ाएंगे तो लिंक तुम लोगों को भेज देंगे, तो बस उससे कनेक्ट होकर के फिर अपन लोग 1 घंटा पढ़ा करेंगे रोज। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र निकालना। जैसे अगर हमें तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया है, उसमें मूलानुपाती सूत्र निकालना है। ठीक है, तो उसकी विधि इस तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। हमें सवाल में तत्वों की, एक तो तत्वों का नाम दिया रहेगा, संकेत या नाम दिया रहेगा, और प्रतिशत मात्रा दी रहेगी। मानिए 2 खंड हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, परमाणु भार हमें याद होना चाहिए। जो सवाल में तत्व दिए गए हैं उनका परमाणु भार हम यहाँ पर याद किया हुआ लिखेंगे। ये 2 खंड सॉल्व करना है। ठीक है, क्या? परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कैसे निकाली जाएगी? इस परमाणु भार का प्रतिशत मात्रा में भाग दे देंगे हम, इसका इसमें भाग दे देंगे तो जी खंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो भी मान आ रहे हैं भाग देने के बाद, उसमें हम मानों में देखेंगे सबसे छोटा मान कौन सा है, और जो सबसे छोटा मान होगा उसका भाग उन सभी में देंगे, तो यह सरल अनुपात आ जाएगा। अगर सरल अनुपात की संख्या पूर्णांक में नहीं है तो उसे हम पूर्णांक में बना करके लिखते हैं। जैसे मान लो भाग देने पर आया 0.8 तो उसको हम लगभग 1 लिखेंगे, या आया 1.2 तो हम उसको 1 ही मानेंगे। जैसे आया 3.4 तो उसको 3 ही मानेंगे, लेकिन मान लो आ गया 3.9 तो उसको लगभग 4 मानेंगे। ऐसा पूर्णांक में लिख दिए। तो इसकी विधि, एक सवाल जैसे इसका सॉल्व कर लोगे तो विधि तुम्हें आ जाएगी। विधि क्या है? विधि सरल है। 5 खंडों की एक तालिका बनाते हैं। जी हमने 5 खंडों की एक तालिका बनाती है, माने प्रत्येक सवाल के हल में जो तालिका बना करके सॉल्व किया जाता है सवाल, मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र वाला। तो 5 खंडों की एक तालिका बनाएंगे। पहले खंड में तत्व का नाम या संकेत लिखेंगे, दूसरे में प्रतिशत मात्रा लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई है, तीसरे में परमाणु भार लिखेंगे जो हमें या तो सवाल में दिया रहेगा या हमें याद होना चाहिए। परमाणु की आपेक्षिक संख्या का तुम्हें ध्यान रखना है, परमाणु भार का प्रतिशत मात्रा में भाग दे देंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखती जाएगी। और इन परमाणु की आपेक्षिक संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका इन सभी में भाग देंगे परमाणु की अपेक्षित संख्याओं में, तो यहाँ पर हमें सरल अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल के द्वारा हम इसको मूलानुपाती सूत्र को करेंगे तो और जी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, मान लो
हाँ, जैसे एक मान लो सवाल है कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन इस प्रकार दिया है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.33%। तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम 5 खंडों की एक तालिका बनाएंगे। पहले में तत्व लिख लिया, इनकी संकेत लिख लूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्राएं कार्बन की 40%, हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की 53.33%। ठीक। कभी कभी किसी सवाल में हमें केवल 2 तत्व दिए रहते हैं। जैसे इस सवाल में ऐसा भी हो सकता था, एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन इस प्रकार है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और शेष ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की दी नहीं रहेगी, लिखा रहेगा शेष ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा देंगे, जो आएगा वो ऑक्सीजन का कहलाएगा। कभी कभी किसी सवाल में ऐसा दिया रहता है कि शेष ऑक्सीजन है। तो अगर हमें शेष ऑक्सीजन निकालना है तो जो कार्बन हाइड्रोजन दिए गए हैं 2 तत्व, उन दोनों की मात्राओं को जोड़कर 100 में से माइनस कर दो, जो आएगा वो ऑक्सीजन का। ठीक, तो जी हमने लिख लिया। अब परमाणु भार हमें याद होने चाहिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब ये 2 खंड हमें ध्यान देना है। परमाणु की आपेक्षिक संख्या कैसे आएगी, परमाणु भार का प्रतिशत मात्रा में भाग देंगे। 12 का 40 में, तो लिख लेंगे 40/12, फिर 6.67/1 और 16 का इसमें, तो 53.33/16। परमाणु भार का तत्वों की प्रतिशत मात्रा में भाग देने पर जो आता है वो कहलाता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। अब इसका भाग देंगे, 12×36 और 12×36, 3.3। 1 का भाग देंगे तो वही 6.67 लिख सकते हैं साथ में। 16 का भाग दो, 16×3 = 16×3 = 3.3। ठीक। भाग देने के बाद में अब हम देखेंगे इन तीनों में सबसे छोटी कौन है। 3.3, 6.6, 3.3। इस 7 को हमने छोड़ दिया अभी, क्योंकि इसमें हम 2 अंक ले रहे हैं, तो इसमें 2 अंक। तो 3.3 छोटी है सबसे, जो सबसे छोटी है उसका इन तीनों में भाग देंगे। तो 3.3 छोटी है, तो इसमें पहले भाग देंगे 3.3/3.3, फिर 6.6/3.3, फिर 3.3/3.3। काट दो इसे 1, इसे काट दो 2, इसे काट दो। जे संख्या यहाँ ध्यान देना है। हो सकता है किसी में भाग देने पर ये पूर्णांक में ना आए, पूर्णांक माने दशमलव में आए। तो दशमलव में अगर आ रही है तो ध्यान रखना है कि उसको लगभग पूर्णांक में लिखना है। जैसे अभी हमने बताया था कि मान लो आ रहा है 2.1 तो उसको 2 ही मानेंगे, लेकिन आ रहा है 2.9 तो उसको हम लगभग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये आ गया सरल अनुपात। तो इस तरह जी तालिका पूरी हो गई, तो समझ जाओ कि जी तुम्हारा मूलानुपाती सूत्र की विधि हो गई। अब मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे, तो मूलानुपाती सूत्र बराबर इन सरल अनुपात की संख्याओं को इन तत्वों के साथ लिख दो, तो बन जाएगा। कार्बन 1 है तो C1, हाइड्रोजन 2 है तो H2, ऑक्सीजन 1 है तो O1। चूंकि 1 छिपा रहता है, लिखना नहीं पड़ता है, तो CH2O। जे इसका कहलाया क्या, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इस तरह से हमें हल करना पड़ता है। अब अगर मान लो इसी सवाल में भी मूलानुपाती सूत्र के साथ अणु सूत्र भी अगर कहते कि इसका अणु सूत्र निकालो, तो ध्यान देना अणु सूत्र तभी निकलेगा जब सवाल में हमें एक चीज और चाहिए। क्या, या तो सवाल में वाष्प घनत्व दिया हो या फिर अणु भार दिया हो, 2 में से एक कुछ हो, तभी अणु सूत्र आगे निकलता है। तो जैसे मान लो उन्होंने अगर सवाल में कह दिया कि
कि इसमें वाष्प घनत्व 90 है। ठीक है, अगर इसमें कहा जाता कि इसमें वाष्प घनत्व कितना है 90 है। ठीक है, तो अब इसका अणु सूत्र निकालो। तो पहले मूलानुपाती सूत्र तक हम बिल्कुल ऐसे ही निकालते जैसा हमने जी किया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब हमें अणु सूत्र निकालने की विधि है। फिर क्या विधि है? सबसे पहले विधि तो चाहिए कि मूलानुपाती सूत्र जैसे हम निकालते हैं वहां तक सेम टू सेम ऐसा करेंगे। ठीक, फिर जो मूलानुपाती सूत्र आ गया इसका निकालेंगे अणुभार। इसका जो अणुभार आएगा वो कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक, फिर हम सवाल में देखेंगे हमें क्या दिया है, वाष्प घनत्व दिया है, तो इस वाष्प घनत्व से निकालते हैं हम अणुभार। इसको दोगुना कर दो तो अणुभार आ जाता है, और जैसे ही अणुभार आ जाता है तो फिर n का मान निकालते हैं। n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। n जहां पर एक पूर्णांक होता है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 कोई भी पूर्णांक आएगा, दशमलव में कभी नहीं आ सकता है, इसका मान पूरा पूरा आएगा। बस उस n के मान को और जो मूलानुपाती सूत्र है इसमें गुणा कर दो तो तुम्हारा अणु सूत्र आ जाता है। ठीक है, जैसे इस सवाल में वाष्प घनत्व 90 दिया है तो पहले हम मूलानुपाती सूत्र इस तरह से निकाल लेंगे, CH2 आया। अब इस मूलानुपाती सूत्र इसका निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार कैसे निकलेगा? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इसका अणुभार निकालिए। कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 2 रहेंगे तो 1 गुणे 2 और ऑक्सीजन का 16। हल करो, 12 धन 2 धन 16, 12 दूनी कितना होगा 12 14 दूनी 28 29 30 हो गए। ये 30 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र का अणुभार ही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब हम सवाल में जाएंगे। सवाल में हमें वाष्प घनत्व दिया है, अगर अणुभार दिया होता तो सीधा सीधा लिख लेते। वाष्प घनत्व दिया है तो अणुभार का सूत्र होता है क्या? अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये सूत्र याद रखना पड़ते हैं। तो बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व दिया है हमें कितना 90 दिया गया है, तो ये 90 का गुणा कर दो तो 9 दूनी 18 180 आ गया क्या अणुभार। इस वाष्प घनत्व से को दोगुना कर देने पर अणुभार आ जाता है। अब n का मान निकालना है तो n बराबर होता है क्या अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। इसमें मान रख दो, अणुभार का मान है 180 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है? इसमें दिया गया है कितना 30, 0 से 0 और 30 अंग 18 यानी 6 आ गया। n का मान कितना आ गया 6। बस अब अणु सूत्र का लगा दो। अणु सूत्र बराबर होता है, अणु सूत्र बराबर होता है क्या मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का होल n यानी इंटू n। तो मूलानुपाती सूत्र अपना कितना था CH2O, CH2O होल n के लिए इसमें 6 का गुणा कर दो। तो 6 का गुणा जैसे करेंगे तो आएगा C6H12O6। ये कहलाएगा अणु सूत्र। अब इसमें ध्यान देना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जी फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ते हैं। जब एक सवाल को सामने रख करके और दूसरा सवाल अगर तुम उसी तरह लगाना शुरू करोगे तो तुम्हें जी मेथड याद इसका हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, सिंपल है। नोट्स जो हम तुम्हें भेजेंगे उसमें पूरी भाषा लिखी है, विधि लिखी है, एग्जाम्पल सॉल्व है और कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को घर के लिए हम देंगे, वो तुम लोगों को घर पे करना पड़ेगा और फिर उनके आंसर हम तुम्हें भेज देंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को अब ये सीखना है।
कि पिस्सर संगठन की सहायता से किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और सूत्र कैसे निकालते हैं। मूलानुपाती सूत्र यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर सवाल में वाष्प घनत्व या अणुभार दिया हो तो फिर हमें ये आगे 4 सूत्र लगा करके फिर हम ये अणु सूत्र निकाल सकते हैं। इसका अणुभार निकाल लेंगे तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। सवाल में अगर अणुभार हमें डायरेक्ट दिया है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन वाष्प घनत्व दिया है तो उसको दुगना करके अणुभार निकाल लो। फिर n बराबर सूत्र होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इससे n का मान आ जाएगा और n के मान का इस मूलानुपाती सूत्र में इसमें गुणा कर दो। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n का गुणा, n का मान 6 का गुणा कर दो, जी आ गया C6H12O6। इस तरह से तुम्हें ये लगाना सीखना है, ठीक है। हाँ, अब आगे है क्रिस क्रॉस विधि। तो इसके लिए जब तुम लोगों को भूमिका पढ़ाई थी हमने, आगे के वीडियो में देखना, उसमें जो भूमिका पढ़ाई थी तो उसमें मूलक तुम लोगों को बताए थे। तो वो जो धनात्मक और ऋणात्मक मूलक है उनके लिए हमने कहा था कि ये 2 2 4 4 धनात्मक ऋणात्मक मूलक के तुम लोगों को याद करना पड़ेंगे। माने तत्वों के परमाणु क्रमांक, संकेत, परमाणु क्रमांक और भार और ये मूलक ये कंठस्थ करना पड़ते हैं, माने इनको याद करना पड़ता है। और जब ये याद हो जाते हैं फिर इनका होता है सब्जेक्ट में उपयोग, और जैसे उपयोग होता है तो फिर ये समझ में आने लगती है। अब अगर तुम इन्हें याद नहीं करोगे, अगर तुम्हें ये कंठस्थ नहीं होंगे तो फिर जैसे तुम क्रिस क्रॉस विधि है ये नहीं समझ पाओगे, इसके द्वारा तुम फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, कोई भी चीज का अगर सूत्र पूछा जा रहा है तो तुम नहीं बना पाओगे। तो इसलिए कुछ चीजें याद करना बहुत जरूरी है। अगर वे चीजें तुम्हें याद होंगी तो आगे का जो प्रोसेस है अपनी पढ़ाई का वो आगे तुम्हारे उसमें बढ़ेगा और तुम्हें समझ में आएगा। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, या पढ़ोगे तो बार बार जहां जहां इन चीजों का उपयोग होगा वहां पर स्टॉप होगी, वहां पर समझ में नहीं आएगी, समस्याएं आएंगी। तो मूलक तुम लोगों को अच्छी तरह से याद करना है, कंठस्थ होने चाहिए जी बिल्कुल अच्छी तरह। क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही ना, तो जी हम तुम लोगों से रोजाना पूछते थे, ठीक है। अब अभी जो अपन लोग जूम पर पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, तो उसमें हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तुम लोगों से एक 10-15 मिनट रोज पुछाई करें पहले, और फिर इसके बाद में वो फिर आगे अपन आगे धीरे धीरे पढ़ें, ठीक है। तो जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ठीक से सुनते जाना, देखते जाना, और जो याद करने के लिए बताया जा रहा है कि जो याद करते जाना उनको अवश्य याद करते जाना, ठीक है। और अगर जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, वास्तव में अगर तुम घर पे पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, वो समझ में नहीं आ रही, तो सबसे बढ़िया तुम्हारे पास साधन है, नंबर हमारा है, तुरंत अपना एक कागज पर क्वेश्चन बना करके जो भी है उसकी फोटो खींच करके उस पर लिख करके भेज दो कि सर हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तुम्हारा हम दे देंगे। अब स्टूडेंट पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं बड़ी सिंपल सी 100/20 सर जी कैसे कट गए हैं। अब उन्हें जब यही मालूम नहीं है कि 0 से 0 और 2 से 10 कैसे कट गए हैं, इतनी सिंपल सी मैथ मालूम नहीं, उन्हें क्या बता दें, क्या जवाब दें। तो कुछ स्टूडेंट को किसी कारण से हम जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी चीजें पूछते हैं, वो क्लियर कट उसका क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। या फिर भी क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि जो वीडियो में हम तुम्हें समझा चुके हैं, तुम ठीक से वीडियो देखो तो सुनो, तो जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें हो सकता है उसी में तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस विधि के लिए चाहिए अपन लोगों को क्या, मूलक, मूलक से बन जाएगा, क्योंकि इसके नियम हैं। सबसे पहले लिखा जाता है धनात्मक मूलक को, फिर लिखा जाता है ऋणात्मक मूलक, ठीक है। धनात्मक मूलक के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है इसको लिखते हैं ऋणात्मक के साथ, और ऋणात्मक मूलक के साथ जो संख्या लिखी रहती है इसको लिखते हैं धनात्मक मूलक के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कैल्शियम Ca+2, ठीक है,
और इधर Cl क्लोराइड आयन Cl माइनस है, तो जी एक लिखा जाएगा इसके साथ और दो लिखा जाएगा इसके साथ, तो सूत्र क्या बनेगा CaCl2। Ca चूंकि ध्यान रखना है वन नहीं लिखा जाता, वन छिपा रहता है जी, सभी जानते हैं। एक से अगर बड़ी संख्या तो उसको लिखा जाएगा, तो इसमें CaCl तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहां पर अब इसमें कुछ नियम है, अगर दोनों के ऊपर लिखी संख्या एक सी है, जैसे Ca के ऊपर +2 लिखा है, यहां पर ऑक्साइड O के ऊपर -2 लिखा है, तो दोनों की कट जाती है, फिर नहीं लिखी जाती है, फिर बन जाएगा CaO। जैसे 3-3 लिखे या 2-2 लिखे या 4-4 लिखे या 1-1 लिखे, तो फिर ना धनात्मक की ऋणात्मक के साथ ना ऋणात्मक की धनात्मक के साथ कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी, सीधे लिखी जाएंगे। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl। ठीक है, अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो लिखी जाएंगी, जैसे एल्यूमिनियम Al+3 एल्यूमिनियम और सल्फेट। अब सल्फेट का SO4-2, तो 2 इसमें लिखे जाएंगे, 3 इसमें लिखे जाएंगे, तो आएगा Al2, और 3 इसमें लिखे जाएंगे तो SO4 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा। अब यहां फिर नियम ध्यान रखना है, अगर मूलक में 2 तत्व हैं और अगर कोई संख्या लिखना है 2 या 3, तो हमेशा ब्रैकेट लगाकर लिखी जाती है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al तो अकेले ही तत्व, तो जी Al2 इसमें लगा दिया, लेकिन इसमें सल्फर और ऑक्सीजन 2 तत्व है और जी 3 संख्या लिखना है, तो दोनों को ब्रैकेट में बंद करके वो 3 लिख दिया, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन जाएगा। अगर धनात्मक में 2 तत्व होते तो ऐसे धनात्मक में करती, जैसे मान लो अमोनियम NH4+ और सल्फेट है अमोनियम सल्फेट, अब जी 2 इसमें लिखना है 1 इसमें, तो सूत्र क्या बनेगा NH4 का होल ट्वाइस और SO, ठीक है, अमोनियम सल्फेट ऐसे। तो जी कुछ नियम याद रखना पड़ते हैं, जी नियम याद रखो, फिर नियमों की सहायता से बनाए जाते हैं, और अगर तुम्हें जी बनाना आ गए तो इनको तोड़ना भी आ जाता है, क्योंकि इनका रासायनिक नाम वही है, पहले धनात्मक का नाम लिख दो फिर ऋणात्मक का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अगर तुम्हें सूत्र बनाना आ गया तो तुम उसका रासायनिक नाम लिखना सीख जाओगे। अब जैसे बोला जाता है या लिखा रहता है किताब में कि उसका रासायनिक नाम लिखा है कहीं पर, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए, उन्हें एल्यूमिनियम फास्फेट, तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, एल्यूमिनियम फास्फेट AlPO4 जी होगा। अब AlPO4 क्यों होगा, क्योंकि Al की 3 होती है और PO4 की 3 होती है, दोनों की 3 होती है, तो एल्यूमिनियम फास्फेट का जी है AlPO4, 3 से 3 कट जाए। इस तरह से तुम्हें सूत्र बनाना जी सीखना है, क्योंकि ये सभी सूत्र हमने जो 10th में पढ़ती थी हमारे पास लास्ट ईयर, उनको हमने सब वो जी सिखाए थे, तो उन्हें अगर 10th में ठीक से अगर सीख लिए थे तो अभी थोड़ी सी उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो जल्दी आ जाएगी। तो सूत्र बनाना क्रिस क्रॉस विधि कहलाती है जी, क्रिस क्रॉस विधि। ठीक है, इससे रासायनिक नाम भी आ जाएगा। अब बाकी जो अन्य नाम है, जैसे प्रचलित नाम है, तो जी याद रखना पड़ती है कि किसका क्या प्रचलित या सामान्य नाम है। फिर स्टॉक पद्धति और रोमन पद्धति केवल उनके लिए है जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती माने जिनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, उनके रोमन पद्धति में या स्टॉक पद्धति में उनके दूसरे नाम भी होते हैं। ठीक है, जैसे Fe है लोहा, अब Fe परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता दर्शाता है, तो जैसे अगर Fe की मान लो ऑक्सीजन से क्रिया कराओ तो 2 सूत्र बनेंगे, एक Fe+2O-2, तो एक बनेगा FeO और एक में Fe+3O-2, तो Fe2O3। एक फेरस ऑक्साइड, एक फेरिक ऑक्साइड,
इसमें Fe की 2 है, इसमें Fe की 3 है। तो कम वाले के अंत में लगता है अस और अधिक वाले के अंत में लगता है एक, तो इसका नाम फेरस ऑक्साइड, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड। जी स्टॉक पद्धति में होता है। रोमन पद्धति में इनके ऊपर की संख्या को रोमन अंकों में लिख देती है। जैसे Fu का नाम लिखना है तो इसका नाम आएगा आयरन या लोहा, सेकेंड ऑक्साइड, जी इसका नाम होगा। इसका नाम अगर लिखना है तो आयरन, वो इसकी कितनी है 3 है, तो थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से तुम लोग ये चीजें सीख सकते हो। तो सबसे पहले मूलक ठीक से याद करो, बाकी फिर आगे की चीज अपन आगे अगली वीडियो में करेंगे, या जब तक लाइव क्लास शुरू हो जाएगी तो ग्रुप में तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, ओके।